चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 7 तथा 8 में हमने वस्तु की गति के बारे में देखा तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण देखें, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और किसी वस्तु की जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा और सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या वह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 7.11 पर पुनः विचार करें। तो देखते हैं क्रियाकलाप 9.1 देखें तो धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए और धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए जैसे कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है। पत्थर की गति को दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार गति में गति करता रहता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील होता रहता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होता है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यहाँ वृत्त पर स्पर्श रेखा दिया गया है तो कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है और इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह
सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेव और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखें तो विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तों के अनुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। मान लीजिए बड़ा m तथा छोटा m द्रव्यमान को दो पिंड A तथा B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। और मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच, यहाँ चित्र है, मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके बीच के दूरी के वर्गानुपाती अर्थात यहाँ ये दिया गया है, ऐसे हम देख सकते हैं। हेनरी केवेडिश ने एक सुग्राही तुलना के उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया और जी का वर्तमान मान 6.673 गुणे 10⁻11 Nm के पावर 2 Kg का पावर 2 है। हम जानते हैं कि किन्हीं ये भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीपी बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुमान क्यों नहीं करते। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो अर्थात पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग देखें तो F D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और इस कथन का अर्थ है कि यदि D को 6 गुना कर दिया जाए तो F का मान 36वां भाग रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व देखें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसे परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। हमें पृथ्वी से बंधे रखने का बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, मुक्त पतन देखें तो मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। तो एक पत्थर लीजिए और इसके ऊपर की ओर फेंकिए और यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है त्वरण कार्य करता है और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्देशित करते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात m⁻²। गति के दूसरे नियमों से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 9.2 में पत्थर
पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्व बल के कारण त्वरण लगता है और इससे g से निर्देशित करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय बल त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F बराबर mg। समीकरण 9.7 तथा 9.4 समीकरण 9.4 तथा 9.6 से हमें प्राप्त होता है mg बराबर g, उसके बाद m गुणे m बटे डी स्क्वायर बराबर g बराबर m बटे डी स्क्वायर, जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा वस्तु के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है। समीकरण 9.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए पृथ्वी ही एक पूर्ण गोला नहीं है। ऊपर से पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 9.7 से ज्ञात किया जा सकता है। त्वरण g के मान का परिकलन देखें। गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 9.9 में g, m तथा r के मान रखने होंगे। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g बराबर 6.7 गुणे 10⁻11 n m के पावर 2 kg के पावर 2। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुणे 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 गुणे 10⁻6 m। इस तरह हम हल करके निकाल सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति देखें। यह समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई के समान दर से गिरेगी। आइए इस क्रियाकलाप को देखें। तो क्रियाकलाप से देखें तो कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए और देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से गिरता है। देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तु पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु की प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में यदि इस प्रयोग को हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी जाए तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 9.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। इस कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। जैसे ये समीकरण है v बराबर u प्लस टी, s बराबर u t प्लस 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग तथा s द्वारा वस्तु t ही समय में लगी गई दूरी है। और इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको धनात्मक कहेंगे, और त्वरण a को ऋणात्मक लगेंगे तब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है।
द्रव्यमान देखें तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। भार देखें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण पर निर्भर है। और किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। जिससे हमें ज्ञात है कि F बराबर m गुणे a अर्थात F बराबर m गुणे g। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्देशित करते हैं। इसे समीकरण 9.14 में प्रतिस्थापित करने पर W बराबर m गुणे g है 9.15 है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी को आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसके परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होती है। यही कारण है कि किसी दिए हुए वस्तु पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा का भार देखें तो हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार यह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा का इसका भार Wm है, और मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m है तथा इसी की त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा Wm बराबर g और Wm बराबर देखते हैं तो g m गुणे m बटे r स्क्वायर m 9.16। खगोलीय पिंड द्रव्यमान और त्रिज्या देख लें तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 और 10 का पावर 24 है। त्रिज्या इसकी है 6.37 10 का पावर 6 है। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.36 10 का पावर 22 और त्रिज्या है 1.74 10 का पावर 6 है। प्रणोद तथा दाब देखें तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चैन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजार का धार तेज क्यों होता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल यानी प्रणोद तथा गति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी दाब की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पहला स्थिति देखें तो किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि चित्र 9.3 में
में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा और इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष यानी चपटे भाग के सतह क्षेत्रफल पर बल लगते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। स्थिति 2 देखें। स्थिति 2 में है आप शिथिल यानी ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। जब रेत पर लेटिए अब रेत पर लेटिए और आप देखेंगे आपका शरीर रेत से पहले जितना नहीं धंसता और दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भाग है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है और यह बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है और जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है और इस प्रकार समान परिणाम के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपयुक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं, इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है 9.20 होता है। इसका समीकरण 9.20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक एन प्रति मीटर या एन के पावर एन का पावर -2 है और वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के समान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए यहाँ विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं। उसके बाद देखें तो तलों में दाब देखें तो यह सभी द्रव या गैस तरल है और ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिन बर्तनों में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर भार लगते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता देखें तो क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भारी बाल्टी कुएं के नीचे से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो वह डूब जाएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल को मुंह को एक वायुरुद्ध डांट से बंद कर दीजिए और इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए और आप देखेंगे कि बोतल तैरता है।
बोतल को पानी में ढकेलिए और आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करेंगे और इससे और अधिक नीचे ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में ढकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में ढकेले जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए, यह उछल कर सतह पर वापस आती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है और इसी के कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में ढकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके के भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबाए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना होगा और इसे नीचे की दिशा में लगने वाले बल एवं बाहरी बल को लगातार प्राप्त किया जा सकता है और लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती है या डूबती ये क्यों है? देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप देखते हैं। तो पानी से भरा एक बीकर लीजिए और एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए और देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है और पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इससे ऊपर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर का पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। एक और क्रियाकलाप देखें तो पानी से भरा बीकर लीजिए और एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए और इसमें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उसके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क का पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे के कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे के कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु वो द्रव्य पर तैरती है। द्रव्य के घनत्व से घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव्य में डूब जाती है। प्रश्न उठना है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? और उत्प्लावनता से आप क्या समझते हैं? और पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरता या डूबता है? देखते हैं। आर्किमेडीज का सिद्धांत देखें तो क्रियाकलाप से देखते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इससे कमानीदार तुला या रबर की डोरी के एक सिरे से बांधिए और तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसे कि चित्र 9.6 के ए में दिखाया गया है। यहाँ पे पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी को लंबाई में वृद्धि का कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए और पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसे कि चित्र 9.6 के बी में दिखाया गया है। और परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला के माप में क्या परिवर्तन होता है।
आप देखेंगे जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देते। डोरी के प्रसार या तुला के माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती है? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 9.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डुबोने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई थी? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, और जिसका अर्थ है मैंने पा लिया है। और इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया था, और उनके यांत्रिकी तथा ज्यामितीय में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध किया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिए और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर, जो द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक हमने क्या सीखा? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो, और इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। उसके बाद गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल के ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाती है तथा पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है, और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। उसके बाद किसी वस्तु का भार यह बल है जिससे पृथ्वी उससे अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद हमने देखा किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी द्रव्यमान स्थिर किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। उसके बाद हमने देखा कि सभी वस्तुएं किसी तरल में डूबने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। उसके बाद जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव्य से अधिक है तो वे द्रव्य में डूब जाती हैं।